पुरस्कार। रिटायरमेंट के बाद पिता और परिवार की कहानी। उन्हें एक निष्ठावान तथा समर्पित कर्मचारी बताया गया और उनके रिटायरमेंट जीवन की सुखमय कामना की गई थी। अंत में कार्यालय के मुख्य अधिकारी ने प्रशासन तथा साथी कर्मचारियों की ओर से एक सुंदर दीवार घड़ी, एक स्मृति चिन्ह के साथ ही रामचरितमानस की एक प्रति भी भेंट की थी। 38 वर्ष का लंबा सेवा काल पूरा करके आज वह सरकारी अनुशासन से मुक्त हो गए थे। वह 2 बेटियों और 3 बेटों के पिता थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बल्कि रिटायर होने से पहले ही उनकी शादियां भी कर दी थी। इन सब जिम्मेदारियों को ढोते ढोते वह खुद भारी बोझ तले दब गए थे। उनकी भविष्य निधि शून्य हो चुकी थी। विभागीय सहकारी सोसाइटी से बार बार कर्ज लेना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी निजी जरूरतों को बहुत ही सीमित कर लिया था। अक्सर पैंट शर्ट की जगह वह मोटे खद्दर का कुर्ता पजामा पहना करते। ऑफिस तक 2 किलोमीटर का रास्ता आते जाते पैदल तय करते। परिचितों में उनकी छवि एक कंजूस व्यक्ति की बन गई थी। बड़ा लड़का बैंक में काम करता था और उसका विवाह साथ में काम करने वाली एक लड़की के साथ हुआ था। मंझला बेटा एफसीआई में था और उसकी भी शादी अच्छे परिवार में हो गई थी। विवाह के बाद ही इन दोनों बेटों को अपना पैतृक घर बहुत छोटा लगने लगा। फिर बारी बारी से दोनों अपनी बीबियों को लेकर न केवल अलग हो गए, बल्कि उन्होंने अपना तबादला दूसरे शहरों में करवा लिया था। शायद वे अपने पिता की गरीबी को अपने कंधों पर ढोने को तैयार न थे। उन्हें अपने पापा से शिकायत थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अभावों तथा गरीबी की जिंदगी जीने पर विवश किया, पर अब जबकि वह पैरों पर खड़े थे, क्यों ना अपने श्रम के फल को स्वयं ही खाएं। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उनका तीसरा बेटा श्रवण कुमार साबित हुआ और उसकी पत्नी ने भी बूढ़े माता पिता के प्रति पति के लगाव को पूरा सम्मान दिया और दोनों तन मन से उनको हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते थे। सबसे छोटी बहू ने तो उन्हें बेटियों की कमी भी महसूस न होने दी थी। मम्मी पापा कहते कहते दिन भर उसकी जबान थकती ना थी। सास ससुर की जरा भी तबीयत खराब होती तो वह परेशान हो उठती। सुबह सोकर उठती तो दोनों की चरण धूली माथे पर लगाती। सीमित साधनों में जहां तक संभव होता उन्हें अच्छा व पौष्टिक भोजन देने का प्रयास करती। सुबह जब वह दफ्तर के लिए तैयार होने कमरे में जाते तो उनका साफ सुथरा कुर्ता पजामा, रुमाल, पर्स, चश्मा, कलम ही नहीं बल्कि पॉलिश किए जूते भी करीने से रखे मिलते और वह गदगद हो उठते। ढेर सारी दुआएं अपनी छोटी बहू के लिए उनके होठों पर आ जाती। उस दिन को याद करके तो वह हर बार रोमांचित हो उठते जब वह रोजाना की तरह शाम को दफ्तर से लौटे तो देखा बहू बेटा और पोता पोती सब इस तरह से तैयार थे जैसे किसी शादी में जाना हो। इसी बीच पत्नी किचन से निकली तो उसे देखकर वह और हैरान रह गए। पत्नी ने बहुत सुंदर सूट पहन रखा था और आयु अनुसार बड़े आकर्षक ढंग से बाल संवारे हुए थे। पहली बार उन्होंने पत्नी को हल्की सी लिपस्टिक लगाए भी देखा था। ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? आपका ही घर है, पत्नी बोली। पर यह सब बात क्या है? किसी शादी में जाना है? सब बता देंगे, पहले आप तैयार हो जाइए। पर आखिर जाना कहाँ है? यह अचानक किसका न्योता आ गया है? पापा, ज्यादा दूर नहीं जाना है। बड़ा मासूम अनुरोध था बहू का। आप झट से मुंह हाथ धोकर यह कपड़े पहन लीजिए, हमें देर हो रही है। वह हड़बड़ाए से बाथरूम में घुस गए। बाहर आए तो पहले से तैयार रखे कपड़े पहन लिए। तभी पोता पोती आ गए और अपने बाबा को घसीटते हुए बोले, चलो ना दादा, बहुत देर हो रही है। और जब कमरे में पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रंग बिरंगी लड़ियों तथा फूलों से कमरे को सजाया गया था। मेज पर एक बड़ा सुंदर केक सजा हुआ था। दीवार पर चमकदार पेपर काटकर सुंदर ढंग से लिखा गया था, पापा को स्वर्ण जयंती जन्मदिन मुबारक हो। वह तो जैसे गूंगे हो गए थे। हठपूर्वक उनसे केक कटवाया गया था और सभी ने जोर जोर से तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा कहा। तभी बहू और बेटा उन्हें एक पैकेट पकड़ाते हुए बोले, जरा इसे खोलिए तो पापा।
पैकेट खोला तो बहुत प्यारा सिल्क का कुर्ता और पजामा उनके हाथों में था। यह हम दोनों की ओर से आपके 50वें जन्मदिन पर छोटा सा उपहार है पापा। उनका गला रुंध गया और आंखें नम हो गई। खुश रहो मेरे बच्चों, अपने गरीब बाप से इतना प्यार करते हो। काश वह दोनों भी। बहू, एक दिन मैं तुम्हें इस प्यार और सेवा के लिए पुरस्कार दूंगा। आपके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है पापा। यह सब कुछ आपका दिया ही तो है। आप जो सारा विष स्वयं पीकर हम लोगों को अमृत पिलाते रहते हैं। सेवानिवृत्त होकर जब वह घर पहुंचे तो पत्नी ने आरती उतारकर स्वागत किया। बहू बेटे पोते पोती ने फूलों के हार पहनाए और चरण स्पर्श किए। कुछ साथी घर तक छोड़ने आए थे, कुछ पड़ोसी भी मुबारक देने आए थे। उन सबको जलपान कराया गया। बड़े बेटे व बहुएं इस अवसर पर भी नहीं आ पाए। किसी न किसी बहाने ना आ पाने की मजबूरी जताकर फोन पर क्षमा याचना कर ली थी उन्होंने। अतिथियों के जाने के बाद उन्होंने बहू बेटे से कहा था, लो भाई, अब तक तो हम फिर भी कुछ न कुछ कमा लाते थे, आज से निठल्ले हो गए। फंड तो पहले ही खा चुका था। ग्रेजुएटी में से सोसाइटी ने अपनी रकम काट ली। यह 80,000 का चेक संभालो, कुछ पेंशन मिलेगी। कुछ ना बचा सका तुम लोगों के लिए। अब तो पिंकी और राजू की तरह हम बूढ़ों को भी तुम्हें ही पालना होगा। बहू रो दी थी, सुबकते हुए बोली थी, बेटी को यूं गाली नहीं देते पापा। यह चेक आज ही मम्मी के खाते में जमा कर दीजिए। आपने अपनी भूख प्यास कम करके, मोटा पहनकर, पैदल चलकर, एक एक पैसा बचाकर बेटे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। आप इस घर के देवता हैं पापा। हमारी पूजा को यूं लज्जित ना कीजिए। उन्होंने अपनी सुबकती हुई बहू को पहली बार सीने से लगा लिया था और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ फेरते रहे थे। समय अपनी निर्बाधित गति से चलता जा रहा था। अचानक एक दिन उनके हृदय की धड़कन के साथ ही जैसे समय रुक गया। घर में कोहराम मच गया। भले चंगे वह सुबह की सैर को गए थे, लौटकर स्नान आदि करके कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बहू चाय का कप तिपाई पर रख गई थी। अचानक उन्होंने बाईं ओर छाती को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें फैलती गईं और शरीर पसीने से तर हो गया। उनके कराहने का स्वर सुनकर सभी दौड़े आए थे, पर मृत्यु ने डॉक्टर को बुलाने तक की मोहलत ना दी। देखते ही देखते वह एकदम शांत हो गए थे। यूं लगता था जैसे बैठे बैठे सो गए हों, पर यह नींद फिर कभी न खुलने वाली नींद थी। शव यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। बाहर रह रहे दोनों बेटों का परिवार, बेटियां व दामाद सभी पहुंच गए थे। बेटियों और छोटी बहू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। पत्नी की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। शव यात्रा के रवाना होते होते लोगों की काफी भीड़ जुट गई थी। बेटे यह देखकर हैरान थे कि इस अंतिम यात्रा में शामिल बहुत से चेहरे ऐसे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी न देखा था। पिता के कोई लंबे चौड़े संपर्क नहीं थे। तब न जाने यह अपरिचित लोग क्यों और कैसे इस शोक में न केवल शामिल होने आए थे, बल्कि वे गहरे गम में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। क्रियाकर्म के बाद दोनों बड़े बेटे बहुएं और बेटियां विदा हो गए। अंतिम रस्मों का सारा व्यय छोटे बेटे ने ही उठाया था, क्योंकि बड़ों का कहना था कि पिता की कमाई तो वही खाता रहा है। मेहमानों से फुर्सत पाकर छोटे बहू बेटे का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बेटे के ऑफिस चले जाने के बाद घर में बहू व सास प्रायः उनकी बातें ले बैठती और रोने लगती, फिर एक दूसरे को स्वयं ही सांत्वना देती। कुछ ही दिन बीते थे। रविवार को सभी घर पर थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेटे ने द्वार खोला तो एक अधेड़ उम्र के सज्जन को सामने पाया। बेटे ने पहचाना कि पिताजी की शव यात्रा में वह अनजान व्यक्ति आंसू बहाते हुए चल रहा था। आइए अंकल, अंदर आइए, बैठिए ना, बेटे ने विनम्रता से कहा। तुम मुझे नहीं जानते बेटा, तुम मुझ जैसे अनेक लोगों को नहीं जानते जिनके आंसुओं को तुम्हारे पिताजी ने हंसी में बदला, उनकी गरीबी दूर की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, आप, बेटा बोला। मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटे। 10 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता दफ्तर जाते हुए कभी कभी मेरे खोखे पर एक कप चाय पीने के लिए रुक जाते थे। मैं एक टूटे खोखे में पुरानी सी केतली में चाय बनाता और वैसे ही कपों में ग्राहकों को देता था। मैं खुद भी उतना ही फटेहाल था जितना मेरा खोखा। मेरे ग्राहक गरीब मजदूर होते थे, क्योंकि मेरी चाय बाजार में सबसे सस्ती थी।
तुम्हारे पिता जब भी चाय पीते तो कहते, क्या गजब की चाय बनाते हो दोस्त, ऐसी चाय बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिल सकती। अगर तुम जरा ढंग की दुकान बना लो, साफ सुथरे बर्तन और कप रखो, ग्राहकों के बैठने का प्रबंध हो, तो अच्छे अच्छे लोग लाइन लगाकर तुम्हारे पास चाय पीने आए। मैं कहता, क्या करूं बाबूजी, घर परिवार का रोटी पानी मुश्किल से चलता है, दुकान बनाने की तो सोच ही नहीं सकता। और एक दिन तुम्हारे पिताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए और बोले, लो दोस्त, तुम्हारे लिए एक दुकान मैंने अगले चौक पर ठीक कर ली है। 3 माह का किराया पेशगी दे दिया है, उसमें कुछ फर्नीचर भी लगवा दिया है और क्रॉकरी बर्तन भी रखवा दिए हैं। रविवार को सुबह 8 बजे मुहूर्त है। मैं उनकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई थी, तो उन्होंने सीधे साधे शब्दों में मुझे सब कुछ समझा दिया। शायद यह बात आप लोग भी नहीं जानते कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ ओवरटाइम करके कुछ अतिरिक्त धन कमाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि ओवरटाइम की रकम वह बैंक में जमा कराते रहते थे। मेरी दुर्दशा को देखकर उन्होंने योजना बनाई थी और वह कई दिनों तक मेरे खोखे के आसपास किसी उपयुक्त दुकान की तलाश करते रहे और आखिर उनकी तलाश सफल हो गई। वह दुकान को पूरी तरह तैयार करवाकर मुझे बताने आए थे कि अगले रविवार मुझे अपना काम वहां शुरू करना है। अगले रविवार को मेरी उस दुकान का मुहूर्त हुआ तो बरबस मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मैं उनके चरणों में झुक गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि किन शब्दों में मैं उनका धन्यवाद करूं। उन्होंने तो मेरे जीवन की काया ही पलट दी थी। एक दिन मुझे एक बैंक पासबुक पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, मैंने यह सब तुम्हारे उपकार के लिए नहीं किया, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। नई दुकान पर तुम्हें जितना भी लाभ होगा उसका 5% तुम स्वयं ही मेरे इस खाते में जमा कर दिया करना। उनके आशीर्वाद ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि मेरी दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती गई और आज वह दुकान एक शानदार रेस्टोरेंट का रूप ले चुकी है। मैं और मेरा बेटा तो अब उसका प्रबंधन ही देखते हैं। आज तक नियमित रूप से मैं लाभ का 5% इस पासबुक में जमा करा रहा हूँ। इसी तरह एक बूढ़ा सिर पर फल की टोकरी उठाए गली गली भटक कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि टोकरी का वजन सिर पर उठाना उसके लिए कठिन होने लगा था। एक दिन इसी तरह केलों की टोकरी उठाए जब वह बूढ़ा चिलचिलाती धूप में घूम रहा था तो संयोग से तुम्हारे पापा पास से गुजरे थे। सहसा बूढ़े को चक्कर आ गया और वह टोकरी समेत गिर गया। तुम्हारे पापा उसे सहारा देकर फौरन एक डॉक्टर के पास ले गए और उसका उपचार कराया। उसके बाद उस बूढ़े ने उन्हें बताया कि वह 600 रुपए मासिक पर एक अमीर आदमी के लिए फल की फेरी लगाता है, जिसने इस तरह के और भी 10-15 लाचार लोगों को इस काम के लिए रखा हुआ है, जो गली गली घूमकर उसका फल बेचते हैं। तुम्हारे पिताजी उस बूढ़े की हालत देखकर द्रवित हो उठे और मुझसे बोले, मैं इस बुजुर्ग के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जरा मेरी पासबुक देना। कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक ऐसी रेहड़ी तैयार करवाई जो चलने में बहुत हल्की थी। रेहड़ी उस बूढ़े के हवाले करते हुए उन्होंने कहा था, इस रेहड़ी पर बढ़िया और ताजा फल सजाकर निकला करना, आपकी रोजी रोटी इससे आसानी से निकल आएगी। काम शुरू करने के लिए यह 10,000 रुपए रख लो और हाँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अपने काम में आपको जो लाभ हो उसका 5% श्यामलाल को दे दिया करना, ताकि यह मेरे खाते में जमा कर दे। वह बूढ़ा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसी रेहड़ी की कमाई से अब उसका बेटा एक बड़ी फल की दुकान का मालिक बन चुका है। वह भी अब तक नियमित रूप से लाभ का 5% मेरे पास जमा कराता है, जिसे मैं तुम्हारे पिताजी की पासबुक में जमा करता रहता हूँ। उस बूढ़े के बाद उन्होंने 7-8 वैसे ही दूसरे फेरी वालों को रेहड़ियां बनाकर दी, जो अब खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं और उनके लाभ का भाग भी इसी पासबुक में जमा हो रहा है। इतना ही नहीं, एक नौजवान की बात बता दूं, एमए पास करने के बाद जब उसको कोई नौकरी ना मिली तो उसने पटरी पर बैठकर पुस्तकें बेचने का काम शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे पिताजी उस ओर से निकले तो उस पटरी वाली दुकान पर रुककर पुस्तकों को देखने लगे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उस युवक ने घटिया स्तर की अश्लील पुस्तकें बिक्री के लिए रखी हुई थी। लाला जी ने जब उस युवक से क्षोभ जाहिर किया तो वह लज्जित होकर बोला, क्या करूं बाबूजी, साहित्य में एमए करने के बाद भी नौकरी ना मिली। घर में मां बिस्तर पर पड़ी मौत से संघर्ष कर रही है। 2 बहनें शादी लायक हैं, ऐसे में कुछ न कुछ कमाई का साधन जुटाना जरूरी था।
अच्छी किताबें इतनी महंगी हैं कि बेचने के लिए खरीदने की मेरे पास पूंजी नहीं है। ये पुस्तकें काफी सस्ती मिल जाती हैं और लोग किराए पर ले भी जाते हैं। इस तरह कम पूंजी में गुजारे लायक आय हो रही है। यदि चाहो तो मैं तुम्हारी आर्थिक सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम वादा करो कि इस पूंजी से केवल उच्च स्तर की पुस्तकें ही बेचने के लिए रखोगे, तो मैं 40,000 रुपए तुम्हें उधार दे सकता हूँ, जिसे तुम अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे वापस कर सकते हो। मेरा तुम पर कोई एहसान ना रहे, इसके लिए तुम मुझे अपने लाभ का 5% अदा करोगे। शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे पिताजी द्वारा लगाया गया वह पौधा आज फल फूल कर कैपिटल बुक डिपो के रूप में एक बड़ा वृक्ष बन चुका है और शहर में उच्च स्तर की पुस्तकों का एकमात्र केंद्र बना हुआ है। एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछा था, बाबूजी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? वह हंसकर बोले, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, कहो क्या बात है। आपने बीसियों लोगों की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाला दिया है, उनकी बेबसी और लाचारी को समाप्त करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है, पर आप स्वयं सदा ही अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते रहे हैं। कभी एक भी पैसा आपने अपनी सुविधा या सुख के लिए व्यय किया हो, मुझे नहीं लगता। आखिर बैंक में जमा यह सब रुपए, और बीच में ही मेरी बात काट दी थी उन्होंने। वह बोले थे, यह सब मेरा नहीं है श्यामलाल, इस पासबुक में जमा एक एक पैसा मेरे छोटे बेटे और बहू की अमानत है। तुम्हें छोटा भाई कहा है, तभी तुमसे कहता हूँ, मेरे बड़े बेटे और बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे बुढ़ापे का सारा बोझ छोटे बेटे पर छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे हैं, और ये मेरे छोटे बच्चे दिन रात मेरे सुख और आराम की चिंता में रहते हैं। बहू ने तो मेरी दोनों बेटियों की कमी पूरी कर दी है। मेरा उससे वादा है श्यामलाल कि मैं उसे एक दिन उसकी सेवा का पुरस्कार दूंगा। मेरी बात गांठ बांध लो, जब मैं ना रहूं तब यह पासबुक जाकर मेरी बहू के हाथ में दे देना और उन्हें सारी बात समझा देना। मैंने अपनी वसीयत भी इस लिफाफे में बंद कर दी है, जिसके अनुसार यह सारी पूंजी मैंने अपनी बहू के नाम कर दी है। यही वह पुरस्कार है। बहू की आंखों से गंगा जमुना बह चली थी। श्यामलाल ने उसे ढांढस बंधाते हुए एक लिफाफा और पासबुक उसके हाथों में थमा दिए। बहू रोते रोते उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर पिता की तस्वीर के सामने जा पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, पापा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, इस कहानी ने भी आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, कुछ शिक्षा मिली है, तो प्लीज कहानी को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।